नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आई आपदा को लेकर। आपदा के बाद टनल में फंसे लोगों को लेकर अपडेट क्या है? फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव टीम का नया एक्शन प्लान क्या है? चमोली में आखिर सैलाब आया क्यों? मंदिर तोड़ने को लेकर सैलाब आने के कनेक्शन पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? चमोली में आई आपदा को लेकर हर बड़ी खबर दिखाते हैं टॉप 9 टीवी 9 एट ग्राउंड जीरो। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आई आपदा के बाद तपोवन के पावर प्रोजेक्ट के टनल में फंसे 37 लोगों का पता लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन के प्लान में अब थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 240 मीटर के टनल में 72 मीटर के नीचे अब खुदाई की जा रही है, जिसके जरिए कैमरा डालकर सही स्थिति का पता लगाया जाएगा। पावर प्रोजेक्ट के टनल में ड्रिल करने के लिए अलग अलग तरह की 3 मशीनों को रात को 1:30 बजे ट्रक के जरिए टनल के भीतर भेजा गया है। इसमें से 2 में ड्रिल की मशीनें हैं और जेसीबी में फिट हो जाती हैं। तीसरे ट्रक में पावर जनरेटर है। कहा जा रहा है कि टनल में कहीं छेद से हवा नीचे जा रही है, जिससे फंसे लोगों की जिंदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। चमोली में एनटीपीसी के टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात काम जारी है। हादसे के 4 दिन बाद भी राहत और बचाव की टीम को टनल के अंतिम छोर तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिली है। टनल के अंदर गाद और मलबा भर जाने से ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। टनल में गाद के बीच फंसे सरिये को वेल्डिंग कटर मशीन से काटकर हटाया जा रहा है। चमोली में चल रहे राहत बचाव के काम में आने वाले दिनों में मुश्किलें आ सकती हैं। आईटीबीपी के डीआईजी अर्पणा कुमार ने कहा कि अगर मौसम खराब हुआ तो आने वाले 3-4 दिन राहत और बचाव का काम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। आईटीबीपी ने हवाई सर्वेक्षण कर इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि ग्लेशियर कहां से फटा था। चमोली में आई आपदा में मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। आपदा में 170 लापता लोगों और बरामद शवों की पहचान के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। 10 शवों की शिनाख्त हो गई है। बाकियों की शिनाख्त के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसके जरिए अभी तक 86 परिजनों ने राहत बचाव टीम से संपर्क किया है। रविवार को चमोली में आए सैलाब के दौरान एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले श्रीनिवासन और वीरेंद्र गौतम 10 साथियों के साथ 7 घंटे तक टनल में फंसे थे। इन लोगों ने बताया कि सैलाब के शांत होने के बाद इन लोगों के मोबाइल पर सिग्नल आया, जिसके बाद सीनियर अधिकारियों को संपर्क करने के बाद आईटीबीपी के जवानों ने इन्हें टनल से निकाला। चमोली के तपोवन के जिस एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट को सैलाब ने बहाकर बर्बाद कर दिया था, वहां पर मलबा को हटाने और रास्ते को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बीआरओ की टीम रैणी गांव और पहाड़ी की दूसरी तरफ के गांव को जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की संभावना तलाश रही है। सैलाब में पुल बह जाने से 13 गाँव का संपर्क टूट गया है। चमोली के रैणी गांव के लोग यहां आए सैलाब को ईश्वर का गुस्सा मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहां बनाए गए काली मंदिर को एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट की वजह से तोड़ दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने कहा था कि मंदिर तोड़ने से आपदा आ सकती है। स्थानीय लोगों ने शुरू में पावर प्रोजेक्ट का काफी विरोध किया था। रैणी गांव के 90 साल के शेरपा कार्तिक का मानना है कि चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के लिए नंदा देवी की चोटियों में खोया रेडियो एक्टिव डिवाइस जिम्मेदार है। 1965 में अमेरिका ने आईबी की मदद से चीन पर नजर रखने के लिए रेडियो एक्टिव डिवाइस नंदा देवी चोटियों पर लगाया था। पश्चिम बंगाल में आज कहां पर रैली करने वाले हैं अमित शाह? अमित शाह की यात्रा पर टीएमसी का रिएक्शन क्या है और ममता बनर्जी को क्यों है बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी के जीतने का भरोसा? हम आपको दिखाते हैं बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह आज कूच बिहार में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सुबह 11 बजे कूच बिहार पहुंचकर अमित शाह स्थानीय मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बीजेपी की रैली और परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब तक 3 परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। अमित शाह कूच बिहार से चौथी परिवर्तन रथ यात्रा को रवाना करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में 5 रथ यात्रा निकाल रही है। बीजेपी की रथ यात्रा सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कूच बिहार में परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह ठाकुर नगर जाएंगे। ठाकुर नगर में वो मतुआ समाज की रैली में शामिल होंगे। अमित शाह ठाकुर नगर में एक मंदिर में पूजा करेंगे। कूच बिहार और ठाकुर नगर में रैली करने के बाद अमित शाह शाम 5:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में गृह मंत्री बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के गुर सिखाएंगे।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस का SC OBC सेल अमित शाह के दौरे के विरोध में प्रदर्शन करेगा। TMC ने ऐलान किया है कि पार्टी धर्मतल्ला में CAA, NRC और NPR के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। मालदा में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नहीं आने दूंगी। ममता ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने का मतलब है दंगों को उकसावा देना। ममता ने दावा किया कि सूबे में एक बार फिर भारी बहुमत से TMC की सरकार बनेगी। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी और TMC के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि सूबे में ममता बनर्जी की हालत एक बिल्ली की तरह हो गई है। दिलीप घोष ने कहा कि ममता रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, एक बिल्ली की तरह हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विधायक दल के नेता अब्दुल मन्नान ने CM ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। अब्दुल मन्नान ने कहा कि ममता कानून का सम्मान नहीं करती, वो किसी महारानी की तरह बर्ताव कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आजाद हिंद फौज की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की तरफ से जंग में इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया है। चीन के साथ तनाव पर आज राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। PM मोदी के भरोसे के बाद भी किसानों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला आखिर क्यों लिया और ट्विटर के रवैये से केंद्र सरकार क्यों नाराज है? देश की सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा और लोकसभा में पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर बयान देंगे। सुबह 10:30 बजे राजनाथ सिंह राज्यसभा में और शाम 5:30 बजे इस मुद्दे पर LAC के ताज़ा हालात से देश को अवगत कराएंगे। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई से सैन्य गतिरोध चला आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखेंगे। राहुल पहले ही मोदी सरकार के बजट को आम आदमी के खिलाफ बता चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कल राहुल गांधी के लोकसभा में नहीं बोलने से पार्टी के कई नेता हैरान रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पार्टी के समर्पण दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी समर्पण दिवस का आयोजन कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। साल 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि किसानों के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारियों ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया है। PM मोदी ने कहा, नया कानून किसी के लिए बंधन नहीं है। अगर किसान का इस कानून से नुकसान होगा तो इसमें बदलाव का भी विकल्प है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को दिए भरोसे के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। 12 फरवरी को राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। भारत सैन्य क्षेत्र के उपकरणों और हार्डवेयर के निर्माण में भी नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है। पिछले 5 साल में भारत ने 34,000 करोड़ से ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर का निर्यात किया है। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा कि 2016-17 में सैन्य क्षेत्र में सिर्फ 1521 करोड़ 91 लाख का निर्यात हुआ था। किसान आंदोलन को भड़काने वाले ट्विटर अकाउंट को लेकर मोदी सरकार ने ट्विटर के खिलाफ बड़ा रुख अपनाया है। टेलीकॉम मंत्रालय ने ट्विटर को खालिस्तानी लिंक वाले 257 अकाउंट को तुरंत बंद करने को कहा है। सरकार ने ट्विटर को पहले 1178 अकाउंट की लिस्ट दे दी थी, लेकिन ट्विटर ने सिर्फ 583 को ही ब्लॉक किया था। बिहार के 5वीं बार CM बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार कल दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस शिष्टाचार मुलाकात में नीतीश बिहार के विकास योजनाओं को लेकर केंद्र से फंड की मांग कर सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि लोग मंदिर निर्माण के लिए खुलकर दान कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बताया जा सकता कि कुल कितने पैसे आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी तक 1000 करोड़ के आसपास दान मिल चुका है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए चल रही खुदाई लगभग 16 फुट तक हो चुकी है। उधर यूपी के कासगंज कांड का मुख्य आरोपी कब पकड़ में आएगा, ये सवाल बरकरार है। बिहार में कहां पर बीजेपी नेता ने खुलेआम जन्मदिन के जश्न में फायरिंग कर दी, क्लासरूम में कंकाल मिलने पर कहां हड़कंप मचा और कहां पर कार लूटकर फरार हुए बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। तमाम राज्यों की बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कासगंज से फरार शराब माफिया मोती सिंह 24 घंटे बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। मंगलवार को शराब माफिया के हमले में सिपाही देवेंद्र सिंह की जान गई थी। एक दरोगा भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोती सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
वृंदावन की पूर्व सभासद और नगर निगम के सभासद लीलाधर सिंह की बहन मीरा ठाकुर की 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद में ससुराल वालों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मदिन की पार्टी के जश्न में बीजेपी नेता नरोत्तम ने खुलेआम फायरिंग की। पार्टी में लोग फिल्मी गाने पर झूमते दिखे। गाने के बीच नेताजी ने लगातार 5 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद आला पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बजट की बैठक की चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। जैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने सरकार के द्वारा दिए गए पैसों की चर्चा की, दोनों तरफ से हंगामा हुआ। हंगामा करते हुए विधायक और पार्षद वेल तक पहुंच गए। हंगामा करने वालों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। त्रिपाठी ने बजट पर चर्चा में आवाज दबाने का आरोप लगाया। बिहार में कटिहार के गामी टोला इलाके में 4 लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला की पिटाई होते देख आग बबूला हुई लड़कियों ने रोड जाम कर दिया और घर में छिपे महिला को पीटने वाले शख्स को बाहर निकालने की कोशिश करती रहीं। हंगामा देख मौके पर पहुंची पुलिस को भी इन लड़कियों ने नहीं बख्शा। सीबीआई ने दिल्ली, हरियाणा और गुजरात की 8 लोकेशन पर छापेमारी कर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए हैं। अहमदाबाद की कंपनी एयरकॉन एनजीकॉन लिमिटेड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज कराई थी शिकायत। कंपनी पर एसबीआई, बीओआई, बीओबी, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक से करोड़ों रुपए लेने का आरोप है। सीबीआई ने अहम दस्तावेज, विदेशी करेंसी और 42 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने 5 महीने पुरानी डेड बॉडी होने की आशंका जताई है। कॉलेज को कोविड काल में आश्रय स्थल बनाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि मौत कैसे हुई। यूपी के बागपत में व्यापारी की कार लूटकर फरार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। 3 बदमाश घायल हुए और 2 हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए हैं। बदमाश सरेंडर के अनाउंसमेंट के बाद भी नहीं माने। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी गई कार, पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार में आज मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था की डुबकी लगाएंगे श्रद्धालु। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन मौन धारण करने की भी परंपरा है। बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने और पोर्टल पर पंजीकरण कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब सभी की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। उधर एलएसी पर पीछे हटने के चीन के वादे पर क्यों नहीं भरोसा? बाइडेन ने चीन पर क्यों बनाए स्पेशल टास्क फोर्स? पाकिस्तान में क्यों सड़क पर उतरे सरकारी कर्मचारी? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन और पाकिस्तान की साजिश। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद के बीच पैंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर से भारत और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के मुताबिक उठाए जा रहे हैं। इस प्रगति पर भारतीय रक्षा मंत्रालय का जवाब आ जाएगा। चीन भले ही अपनी सेना के पैंगोंग झील से पीछे हटने का दावा कर रहा है, लेकिन चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब खतरनाक टैंकों से ड्रिल की है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास पीएलए ने ये युद्धाभ्यास एक्सरसाइज रूटोक काउंटी में किया है। इस दौरान चीनी सेना ने टैंक से जमकर बारूद बरसाए। चीन के खिलाफ अमेरिका की सख्त नीति बदलती नजर नहीं आ रही। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के लिए सख्त कदम उठाए थे। चीन को उम्मीद थी कि बाइडेन की सत्ता संभालने के बाद उसे राहत मिलेगी। चीन का स्पेस एयरक्राफ्ट तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है। चीन का ये स्पेस एयरक्राफ्ट मंगल ग्रह पर भूजल और प्राचीन जीवन के संभावित संकेतों से संबंधित जानकारी जुटाएगा। चीन के लिए ये अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी मिशन है। पाकिस्तान में आज से शुरू हो रहे अमन 2021 युद्धाभ्यास में 46 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। खास बात यह है कि एक दशक में पहली बार रूस और अमेरिका की नौसेना एक साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगी। अमेरिका, रूस के साथ ही चीन, ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया की नौसेना भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होगी। चीन और पाकिस्तान को ताकत दिखाने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास में जंगी जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ये युद्धाभ्यास 2 साल में होने वाले थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडिनेस एक्सरसाइज का हिस्सा है। युद्धाभ्यास का मकसद मारक और बचाव क्षमता को परखना है। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारी भी अब इमरान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई।
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवान आम लोगों पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोहिलिस्तान में आर्मी ने लोगों को निशाना बनाया। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बुधवार को 3 बम धमाकों से दहल गई। इस धमाके में काबुल के पुलिस चीफ और उनके 2 बॉडीगार्ड मारे गए, जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पिछले कुछ महीनों में काबुल में कई आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें पुलिस, नेता और मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया है। हूती बागियों ने कहां पर किया ड्रोन अटैक? ईरान ने बाइडेन को क्या चेतावनी दी और अमेरिका ने म्यांमार पर क्या क्या पाबंदियां लगाई? हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। यमन के हूती बागियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। इस ड्रोन अटैक में दक्षिण सऊदी अरब के एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों में आग लग गई। ड्रोन हमले की चपेट में आने से एक पैसेंजर प्लेन में भी आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हूती बागियों के ड्रोन अटैक पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने कहा कि हूती बागियों का ये आक्रामक रवैया शांति के लिए खतरा है। अमेरिका ने कहा कि शांति के लिए हूती बागियों को ऐसा हमला रोकना होगा। बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में हूती बागियों से बैन हटाया था। सऊदी अरब के खिलाफ यमन के हूती बागियों का आक्रामक रवैया खत्म नहीं हो रहा है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब को निशाना बनाकर दागे गए 2 ड्रोन को तबाह कर दिया। ये ड्रोन सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाकर दागे गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ईरान ने चेतावनी दी है कि वो अपने पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जैसी गलती न करें। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने कहा कि 42 साल तक अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को लेकर गलती करते रहे। जरीफ ने कहा कि अब बाइडेन के पास गलती सुधारने का मौका है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हमले की आशंका के बीच इजराइल की सेना ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में इजराइल के सैनिकों ने अपनी मारक और बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया। इजराइल की खुफिया विभाग ने हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट जारी किया है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से नाराजगी जताई है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने ट्वीट कर कहा कि बाइडेन को राष्ट्रपति पद संभाले 3 हफ्ते का वक्त गुजर गया, लेकिन उन्होंने इजराइल के पीएम से फोन पर बात नहीं की। इजराइल ने याद दिलाया कि वो अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट से नाराज अमेरिका ने म्यांमार पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार सेना के अधिकारियों के खिलाफ सख्त बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका में म्यांमार के सैन्य शासकों और दूसरे सैन्य अधिकारियों की संपत्ति को भी सीज कर दिया गया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सैन्य सरकार की तरफ से लगाए गए पाबंदियों को तोड़कर लोग विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। पूर्वी म्यांमार के कया सूबे में 40 पुलिस वालों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर तख्तापलट का विरोध किया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद प्रदर्शनकारी उस पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए जहां गिरफ्तार लोगों को रखा गया था। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।